हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये लॉकडाउन का समय है और घर पे सुरक्षित रहकर ही पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए हम एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ बुक का जितने भी चैप्टर हैं सबका सलूशन एक एक करके हम देते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि, जिसमें एक्सरसाइज 3.5 होगा। और इस विधि से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम लोग जानते हैं। ये वज्र गुणनखंड विधि नाम है इसका। इसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये हमने मान लिया जनरल समीकरण जो होता है दो चर वाले रैखिक का, वो हमने मान लिया है a1x b1y + c1 = 0। उसी तरह ये पहले भी बता चुके हैं। तो ये इस तरह के दो समीकरण दिया रहेगा तो वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे बना मैं आपको अभी बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला जब बनता क्या है, देखिए दोनों में x है, दोनों समीकरण में x है, तो वो दोनों समीकरण का x लिख दिया जाता है और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद अप डाउन फार्मूला के जरिए मल्टीप्लाई कराते हैं क्रॉस। तो इसको और इसको अप डाउन, मतलब अप मतलब ऊपर होता है, डाउन मतलब नीचे। अप तो पहले ऊपर वाला को क्रॉस गुना कराते हैं नीचे वाले से, तब b1 c2 हो जाएगा गुना, और बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर इसको गुना कराएंगे b2 c1 हो गया। फिर क्या करता है y वाले टर्म को यहाँ y लिखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अप डाउन तो पहले ऊपर से शुरू किया था तो अब नीचे से शुरू करेंगे। तो अब अप डाउन, तो डाउन मतलब नीचे से, तो इसको और इसको गुना करेंगे, यानी कि a2 को c1 से गुना कराएंगे तो a2 c1 और फिर इसको और इससे कराएंगे a1 c2। उसके बाद फिर ये c1 c2 वाला को बंद करेंगे, तो यहाँ पे चर के रूप में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखते हैं और इसको बंद करते हैं। तो अप डाउन हो गया तो फिर अप होगा, फिर मतलब ऊपर से ही शुरू होगा, यानी कि a1 a2 से गुना होगा। ध्यान से समझिएगा, हम इससे पहले में नीचे से शुरू किए थे, लेकिन अब किससे होगा, ऊपर से और नीचे में गुना होगा, यानी कि a1 b2 से गुना होगा। देखिए a1 b2 है और फिर a2 b1 से कराएंगे और बीच में माइनस का साइन देंगे। तो इस तरह से फार्मूला ये वज्र गुणनखंड विधि से हल करने का है, जिससे सवालों को हल करेंगे। और हल करने का शर्त है जो पहले भी बता चुके हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इसका अधिवतीय हल होगा या केवल एक हल होगा, पहले भी बताया है। तो ऐसे सवाल को वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 का अनेक हल होगा या अनंत होगा या अपरिमित असीमित, ये इतना सारा नाम है इसका। और उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो एक्सरसाइज में सवाल पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि आप चेक करके बताइए कि किसका अधिवतीय हल है, किसका अनंत हल है और किसका कोई हल नहीं है। अगर अधिवतीय हल है तो उसको वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसीलिए हम ये फार्मूला को फिर से एक बार आपको रिपीट करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम एक्सरसाइज का सवाल बनाते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि दिए हुए समीकरण का कौन कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है और किसका अद्वितीय हल है। तो इसको हम चेक करने के लिए बताया है, उस फार्मूला पर आप इसका मान रख करके चेक कीजिए कि किसका हल है किसका हल नहीं है। तो आइए, पहला सवाल है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। इसको हम लोग चेक करते हैं इस फार्मूला पर, यानी a1/a2 निकालते हैं। तो a1 होता है जो पहला समीकरण के x से गुना होता है, वो संख्या क्या होता है a1। x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। और दूसरा a2 होता है दूसरा समीकरण के x वाले टर्म के साथ जो गुना होता है संख्या, वो होता है ये 3 है। उसके बाद फिर b1
b1/b2। b1 का मान क्या है -3, b2 का मान क्या है -9, जो y के साथ होता है। इसको काटेंगे तो 1/3 एंड लास्ट में क्या है c1/c2। c1 के जगह पर -3 और c2 के जगह -2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो वज्रगुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हम लोग चेक करते हैं उसी तरह a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान जो x के साथ होता है पहला समीकरण के 2 होगा, ये a2 का मान 3 है। उसी तरह क्या निकालेंगे b1/b2, b1 क्या है 1 है, अब b2 के साथ क्या है 2 है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। तो प्रश्न में लिखा हुआ था कि यदि अद्वितीय हल है तो उसको वज्रगुणनखंड विधि से हल कीजिए। तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं। अगेन ध्यान से समझिएगा, ये x वाला टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखाए थे फॉर्मूला, ये x वाला टर्म लिखाए थे तो x वाले टर्म दोनों जो होगा ये बंद हो जाएगा, अप डाउन वाले फार्मूला से सॉल्व होगा। लेकिन उसमें वो क्या था, बराबर के बाद 0 था, तो इसमें जो भी है 5 को इस तरफ लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5 और बराबर में क्या होगा 0, क्योंकि बराबर में उस तरफ रहेगा तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और फिर 8 भी इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो जब तक ये सारे जो टर्म है वो 0 के इस तरफ रहेगा तभी होगा वज्रगुणनखंड विधि से हल। तो चलिए x वाले टर्म यहाँ पे लिखे हम, इसको बंद कर दिए तो अप डाउन वाला फार्मूला से गुना होगा या क्रॉस गुना होता है। तो पहले ऊपर वाला से करेंगे गुना क्रॉस, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और -8 से गुना होगा, तो 1 गुने -8 और बीच में माइनस होता है फार्मूला में, आपको याद होगा। और फिर उसके बाद 2 और -5 से कराएंगे, तो 2 गुने -5 बराबर में फिर क्या लिखेंगे y वाला टर्म, ये y वाला टर्म, तो y वाले टर्म को बंद करेंगे और नीचे से शुरू करेंगे, बताए थे डाउन अप डाउन अप, तो अप ऊपर वाला से हो गया तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 3 को 5 से करेंगे, तो 3 को -5 से करा देते हैं यहाँ गुना, उसके बाद बीच में माइनस, उसके बाद फिर 3 5 से तो हो गया 2 और -8 से, तो 2 और गुने -8 बराबर में क्या है 1, और ये 1 है c1 के जगह पर, तो ये वाला टर्म बंद हो जाएगा। अब उसके बाद फिर अप यानी ऊपर वाले से शुरू करेंगे 2 और 2 से, ये 2 और 2 गुना होगा, 2 गुने 2 बीच में माइनस, और फिर 3 गुने 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 × 1 3 × 1। अब क्या आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो -8 ये हो जाएगा +10, उसके बाद y ये क्या हो जाएगा -15, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 × 16, उसके बाद थोड़ी सी जरा छोड़ और -3 x, इसको घटा देते हैं 2 आ गया, इसको भी घटा देंगे तो 1 होगा, 16 में से 15 गया 1, इसको भी घटा देंगे नीचे तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करा देंगे, x वाले टर्म को ये c1 जो c2 होता है उससे गुना कराते हैं और y वाला को छोड़ देते हैं, तो x/2 बराबर 1/1 में क्या हो जाएगा, एक नीचे वाला जो 2 है 1 से गुना हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल गया 2, और y वाले टर्म भी इसके बराबर होगा, तो y का मान क्या है 1, 1 को 1 से गुना कराएंगे तो y का मान क्या आ गया 1। तो इस तरह से वज्रगुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नंबर पहला का तीसरा सवाल है 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। तो इसको भी उसी तरह चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर
जैसा होगा वैसा हम लोग आगे हल करेंगे। तो A1 बटा A2 निकालते हैं। आप पहले वाले सवाल में हम बताए थे कि बराबर तो उस तरफ 0 होना चाहिए, तब जाके बस गुणनखंड विधि से हल होगा। फिलहाल हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद, चेक करने का भी रूल है, या तो C1 और C2 दोनों उस तरफ रहना चाहिए, तो ये चेक हो जाएगा। बराबर का उस तरफ 0 नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, इधर मिला के आप कर सकते हैं। चलिए A1 बटा A2 निकालते हैं। तो A1 का मान 3 है, I6 है, क्या होगा 1 बटा 2। B1 बटा B2 निकालते हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं -5 बटा -10। ये y के साथ जो होता है B1 है, ये y के साथ जो अंक रहता है B2 है। इसको भी काटेंगे 1 बटा 2 आएगा। एंड लास्ट C1 बटा C2, C1 का मान 20 है, C2 का मान 40 है, इसको भी काटते हैं तो 1 बटा 2। तो क्या हो गया, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। अनेक हल होगा, इसीलिए इस सवाल का क्या होगा, बजगुणनखंड विधि से हल नहीं होगा। चलते हैं नंबर चौथा है, पहला का धीरे दिया हुआ, ये समीकरण दिया हुआ, इसको भी हम लोग चेक करते हैं A1 बटा A2 पर। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। चलिए A1 बटा A2 1 बटा 3, B1 बटा B2, यहाँ B1 का मान -3, B2 का मान भी -3, 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसीलिए इसका एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। इसीलिए इसका अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, कोई लिखिए अद्वितीय हल होगा। अब ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यदि अद्वितीय हल है तभी उसका बजगुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो चलिए अब इसको बजगुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो बजगुणनखंड विधि से हल करने का एक तरीका है जो आपको याद रखना है। बजगुणनखंड विधि से हल करने से पहले जो भी समीकरण दिया है दोनों, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सब मान इधर आना चाहिए, बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए। तो इसमें तो बराबर के उस तरफ 0 है दोनों समीकरण, तो करने की जरूरत नहीं है। किसी में नहीं होता है तो आप कर दीजिएगा। तो चलिए अब उसी तरह फिर एक बार ध्यान से देखिएगा। x वाला टर्म हम लिखते हैं, तो x वाला टर्म को बंद कर देंगे, अप डाउन वाला फार्मूला से बनाएंगे, यानी कि अप मतलब ऊपर होता है, डाउन मतलब नीचे। तो ऊपर वाला से पहले क्रॉस गुना कराते हैं, तिरछा तिरछी क्रॉस में, तो -3 को -15 से गुना कराएंगे, बीच में माइनस, ये फार्मूला में ही होता है। उसके बाद फिर -3 को -7 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -7, क्योंकि 3 माइनस में था, अब पहले से भी यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब 3 गुण है -7। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, y वाला टर्म, तो y वाला टर्म लिखेंगे तो ये y वाला टर्म बंद हो जाएगा और नीचे से शुरू होगा। तो 3 को -7 से, 3 को -7 से, बीच में माइनस का साइन, और फिर यहाँ ये y वाला टर्म बंद है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को -15 से, 1 को -15 से, अब बराबर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, क्योंकि ये c वाला टर्म में यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। तो इसको बंद करेंगे तो फिर ऊपर चलेंगे, यानी कि अप, यानी कि 1 को ये -3 से गुना कराएंगे, तो 1 गुने -3, बीच में माइनस, उसके बाद 3 और -3, 3 और -3। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 15 दिया 45, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 21, और उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा 21, प्लस हो जाएगा 15, उसके बाद 1, ये -3 हो गया, प्लस 9 हो जाएगा, x, इसको घटा लेते हैं तो 4 और 2, उसके बाद इसको भी घटा लेते हैं, ये हो जाएगा -6, फिर इसको घटाते हैं तो +6। अब यहाँ से x बराबर
ये x वाला टर्म जो है इसके बराबर करेंगे एक बार, तो 24 को क्रॉस गुना कराएंगे 1 से तो 24 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4। उसके बाद फिर ये y वाला टर्म को फिर इसके बराबर करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ये 1/6 के बराबर है, तो ये सॉल्व करने का तरीका है। तो ये 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1, नहीं समझे, -6 को 1 से गुना कराए तो 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 बचेगा, कुछ नहीं। तो ये हो गया आंसर। तो बस नंबर से इस तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा का पहला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी का मान निकालिए यदि दिए हुए रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें बोल दिया है कि दोनों समीकरण दिया हुआ है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, आप ए और बी का मान निकालिए। तो चलिए उसका शर्त जो होता है वो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे। चूंकि दिया हुआ समीकरणों का अनेक हल है अनेक हल है, इसलिए क्या होता है फॉर्मूला A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। इस पर क्या कीजिए, जो जो मान दिया है दोनों समीकरण से यहाँ बैठा दीजिए। चलिए A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है A - B, उसके बाद B1 का मान क्या है 3, y के साथ जो होता है वो B1 का मान, और सेकेंड वाले समीकरण में y के साथ जो होता है वो B2 का मान बराबर ये C1 है 7। याद रखना, फिर एक बार बताते हैं, बराबर के उस तरफ अगर C1 का मान है तो C2 का मान भी उस तरफ ही होना चाहिए। तो इसमें तो ठीक है 3a + b - 2, और नहीं तो दोनों इस तरफ होना चाहिए, तो दोनों इस तरफ होना चाहिए। चलिए इसमें से a और b का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि एक बार ये वाला और ये वाला बराबर करना है, और एक बार इसको लिखना है, दोनों में से कोई लिख करके दो समीकरण तैयार करना है। चलिए हम लोग इसको और इसको बराबर करते हैं। 2/a - b 3/a + b, और मतलब एंड होता है, अंग्रेजी में ही लिख लीजिए एंड। 7/3a + b - 2, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो दो को तो बराबर हो गया, तीसरा ये है, तीसरा ये वाला लिख दिए, तो ये दोनों में से कोई बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है, तो दोनों में से कोई एक यहाँ लिख देते हैं। चलो इसी को लिख देते हैं, तो 3/a + b। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो 2a + 2b, इसको और इसको क्रॉस गुना कराते हैं, इसको क्रॉस गुना कराते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है चिन्ह, क्योंकि ऊपर और नीचे गुना होता है। प्लस और माइनस तब होता है जब इस तरफ से उस तरफ जाता है, तब प्लस माइनस होता है। क्रॉस गुना होता है उसमें नहीं होता है, जो जिसका चिन्ह है वही रहेगा। तो ये 3a हो जाएगा और ये -3b हो जाएगा, एंड इसको इससे गुना करेंगे, 7 है 7b, और इसको इससे गुना कराएंगे, तो 3 से गुना कराएंगे, पहले से ही 3, तो 9 है + 3b - 6। अब क्या करते हैं, ये दोनों को इस तरफ लाते हैं, तो 3a इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में से घट जाएगा तो -a बचेगा। 3a इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, पहले से भी प्लस में 2 को है तो 5 को हो जाएगा, बराबर में 0, एंड 9a को इधर ले तो माइनस में 2a हो जाएगा, और फिर 3b को इधर ले तब 7b प्लस में है, 3b आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा -6। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, -a + 5b बचा, बराबर में 0, यहाँ पे -2a + 4b = -6 बचा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और 0 से भाग 0 के नीचे चला जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो
तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो a किस में हो गया, प्लस में हो गया, और 5 भी किस में हो गया, माइनस में हो गया, बराबर 0। उसके बाद इसमें भी हम क्या करते हैं, -2 a कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 4 और 2 है तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये 6 कट जाएगा। तो -2 कॉमन लिए यहाँ पे, तो a किस में हो गया, प्लस में, और 4 भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 2 भी बचेगा क्योंकि 2 बाहर है, और बराबर में -6 तो है ही, ये 2 से हम काट दिए तो 2 दिया 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब क्या करते हैं, ये वाला एक बार फिर से लिखते हैं, इसीलिए a - 5b बराबर में 0 और a - 2b, 3 को इस तरफ लाते हैं क्योंकि बीजगणित विधि से सॉल्यूशन करना होगा, तो बराबर में 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे c की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए, प्लस या माइनस कुछ। तो ये दोनों समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग को बीजगणित विधि से हल करना है। चाहिए इसको हम लोग लिखते हैं, ये a लिखेंगे तो आपको पता है कि अप डाउन वाला फॉर्मूला से बनेगा, तो अप से शुरू होगा, तो a वाला बन गया तो -5 को -3 से गुना कराएंगे, अब बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर -2 को 0 से, तो -2 यहाँ पे है, अब पहले से ही माइनस प्लस गुने 0 बराबर b लिखेंगे, ये b गलत टर्म, और डाउन, अप डाउन होता है ना, तो डाउन यानी नीचे से शुरू होगा, तो ये 1 एक साथ कुछ नहीं तो 1 को 0 से कराएंगे गुना, तो 1 × 0 माइनस बीच में होता है फॉर्मूला। चलिए ये 1 इससे हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को -3 से गुना कराएंगे बराबर में 1, ये c के जगह पर कुछ नहीं है तो 0 हम 1 लिखाता है। इसके बाद ये वाला टर्म बंद हो जाता है, तब फिर क्या हो जाएगा, अप यानी ऊपर से शुरू होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 को -2 से, बीच में माइनस, और फिर यहाँ 1 को -5 से। अब इसको हम लोग एक बार आगे बढ़ा लेते हैं, क्या आ जाएगा, 15 आई तो 0 हो जाएगा, b ये क्या आ जाएगा 0, तो ये तो प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस +3 बराबर 1, -2 हो जाएगा और +5 हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं और b का। चलिए ये a वाला टर्म जो है एक बार इसके बराबर होगा, तो 3 3 5 15 ऐसे भी काट सकते हैं, ये भी नीचे है ये भी नीचे है, तो ये 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 को फिर क्रॉस 1 से गुना करा देंगे, तो a का मान 5 होगा। या दूसरा तरीका, ये 15 को 1 से गुना कराएगा, 3 5 15 5 आ जाएगा, फिर b बराबर, अब ये b वाले टर्म को फिर इसके बराबर करेंगे, तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर 3 3 कटेगा, क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है k के किस मान के लिए दिए हुए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं, ये प्रश्न है, और ये दिया हुआ दोनों समीकरण, तो कोई हल नहीं होगा, शर्त हम बताए हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल c1/c2, तो उस पर बैठा कर हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दिया हुआ समीकरण का कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या आ जाएगा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो चलिए a1 का मान क्या है, जो x के साथ है 3, a2 का मान है दूसरा समीकरण में जो x के साथ है 2k - 1 बराबर b1 का मान क्या है, जो y के साथ है, अब b2 का मान है दूसरा समीकरण में जो y के साथ है, और नॉट इक्वल c1 पे क्या है 1 है, इसी का c2 का क्या है 2k + 1। तो इसको तो लेके चलना है ही नहीं, क्योंकि ये नॉट इक्वल है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ना इसीलिए 3k 2k - 1 बराबर 1/k - 1, इसको क्रॉस गुना करा देते हैं, तो क्रॉस गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3k - 3, इसको इससे करा देगा 2k - 1,
के वाला टर्म को एक तरफ और संख्या वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। तो 2 के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 के में से घट जाएगा तो एक को के बचेगा। फिर से एक बार समझिए, 3 के इधर प्लस में है, 2 के को इधर लाएंगे तो 3 में से 2 के घटेगा तो एक और के बचेगा प्लस में, और 3 को उस तरफ ले जाएंगे, संख्या वाला 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब माइनस में 1 पहले से है तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 2। ये आंसर हो गया के का मान। यही 2 मान है जिसके लिए कोई हल नहीं होगा। सवाल में बोल रहा है कि दिया हुआ समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सा विधि उपयुक्त है, मतलब अच्छा है। देखिए कोई भी विधि अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, अलग अलग सोचने की क्षमता होता है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से पहले बताए थे, विलोपन विधि से पहले बताए हुए, फिलहाल हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाते हैं। आंसर वही आएगा, आप कोई विधि से बनाइए। तो चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि से ही सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ 9 लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि वज्र गुणनखंड विधि में सॉल्व करने के लिए ये वाले टर्म में होना चाहिए, यानी टोटल टर्म एक तरफ होगा, बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए। चलिए 9 प्लस में है तो इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर का उस तरफ क्या हो जाएगा 0। उसी तरह 4 को भी इधर में आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उस तरफ 0 हो जाएगा। तो चलिए ये वाले टर्म को बंद करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x वाले टर्म बंद, अप डाउन यानी ऊपर वाला नीचे वाला से गुना होगा, क्रॉस तिरछा -4 बीच में माइनस, 2 को -9 से बराबर y। अब y वाले टर्म को बंद करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे तो 3 और -9 होगा गुना में, बीच में माइनस, 8 और -4, 8 और -4। अब बराबर में क्या लिखेंगे 1, ये c वाला टर्म है वो 1 लिखा जाता है। ये बंद होगा तो फिर ऊपर से शुरू होगा, 8 और 2, 8 गुने 2, बीच में माइनस का साइन, 3 गुने 5, 3 × 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x बटा 5 को 20 माइनस प्लस 18 बराबर y, 9 × 27 क्या हो जाएगा, 4 को 32, 8 गुना 16 -15। इसको आगे बढ़ा के 1 मिनट यही से हम लोग कर लेते हैं, -2 हो जाएगा, यहाँ पे y बटा, इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और नीचे भी 1 ही बचेगा, 16 से 15 में 1। ये हो गया x का मान। एक बार इसको इसके बराबर करते हैं तो -2 को 1 से गुना करा देंगे तो -2, फिर y, ये वाला टर्म को इसके बराबर कराएंगे तो 5 को 1 से गुना करा देंगे तो 5। तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिएगा तो x और y का मान यही आएगा। हम पहले बता चुके हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल।